आखिर कौन है दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान? कुछ कहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, या कुछ कहेंगे एलॉन मस्क या जेफ बेजोस। लेकिन यहाँ कोई और है जिसे शायद कोई जानता भी नहीं है। लैरी फिंक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्लैक रॉक। एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज करती है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 30 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। और यह कंपनी $9 ट्रिलियन से ज़्यादा की एसेट मैनेज करती है, यानी कि भारत की जीडीपी से 3 गुना से भी ज़्यादा। और इन्हें बड़ा होने के लिए मीडिया में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि दुनिया का 90% मीडिया भी ब्लैक रॉक ही ओन करती है। लेकिन आखिर ये है कौन, और आखिर ये कंपनी करती क्या है, और आखिर कैसे अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी दुनिया के हर इंडस्ट्री और हर सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. I don't know how we're going to get out of this 2% growth rate. ब्लैक रॉक की शुरुआत साल 1988 में लैरी फिंक, रॉबर्ट कपीटो, सुजैन वैगनर, बारबरा नोविक, बेन गोलब, ह्यूग फ्रेटर, रैल्फ स्कॉल्स्टिंग और कीथ एंडरसन के द्वारा की गई थी। और उनका एम था कॉरपोरेशंस के एसेट को मैनेज करना, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज कर सकें। और लैरी के दिमाग में यह आइडिया तब आया जब उनकी वजह से उनकी पहली कंपनी फर्स्ट बॉस्टन को $100 मिलियन का लॉस हुआ। ब्लैक रॉक को अपनी पहली फंडिंग ब्लैकस्टोन ग्रुप के पीट पीटरसन से मिली, जिन्हें फिंक के आइडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था। तब फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक ब्लैकस्टोन का पिलर बन चुकी थी और उन्हें ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाने लगा। बॉन्ड बिजनेस में 50% स्टेक के बदले ब्लैकस्टोन ने लैरी फिंक और उनकी टीम को $5 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी और कुछ ही महीनों में बिजनेस प्रॉफिटेबल रन करने लगा। और 1989 तक ग्रुप एसेट बढ़कर $2.7 बिलियन हो गए थे। फिर ब्लैकस्टोन की स्टेक फिंक की कंपनी में 50% से घटकर 40% ही रह गए थे। और तब फिंक और उनकी टीम के पास 60% स्टेक हो गए थे। तब 1992 में ग्रुप ने फर्म का नाम चेंज करके ब्लैक रॉक रख दिया और साल के आखिर तक ब्लैक रॉक $17 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। और 1994 के लास्ट तक यह आंकड़ा बढ़कर $53 बिलियन हो गया था। और उसी साल फिंक ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ बने थे। और 1999 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ $14 पर शेयर पर पब्लिक हुई थी। और उस साल के आखिर तक ब्लैक रॉक $160 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। और 2004 में ब्लैक रॉक ने स्टेट स्ट्रीट रिसर्च और मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी SSRM होल्डिंग को मेटलाइफ से एक्वायर कर लिया था, $325 मिलियन कैश और $50 मिलियन स्टेक के बदले। और यह तो बस शुरुआत थी। हम लोग कुछ हद तक यह बात जानते ही हैं कि मेगा कॉरपोरेशंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हमारे लाइफ के हर पहलू पर हावी है। जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, खरीदते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं, यह सब डिसाइडेड है। इनडायरेक्टली हम वही करते हैं जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हमसे करवाती हैं। यह फर्म इतनी बड़ी हैं कि यह वर्ल्ड वाइड मनी फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। मार्केट में हजारों कंपनीज हैं जो एक दूसरों को कंपटीशन दे रही हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे बड़ी पेरेंट कंपनी एक्चुअल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज या ब्रांड्स के मेजॉरिटी शेयर्स को ओन करती है। यानी कि हम कुछ भी कर लें, बट एट लास्ट घूम फिर के हमारा पैसा उसके पास ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिको, बहुत सारे फूड बेवरेज और स्नैक ब्रांड जैसे कि कोको कोला, यूनिलीवर, जनरल मिल्स, नेस्ले, क्राफ्ट हिंस और मार्स जैसे बहुत से ब्रिटिश फूड को ओन करता है। यह सब कंपनीज मिलकर पैकेज फूड इंडस्ट्री में पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट करती है। यहाँ तक कि दुनिया का हर फूड ब्रांड इनमें से किसी न किसी एक को बिलोंग करता है। यह कंपनी पब्लिकली स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करती हैं और बोर्ड मेंबर्स के जरिए चलाई जाती हैं, जहां पर बड़े शेयर होल्डर्स को ही डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है। अब यहाँ पे यह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर में आखिर किसका नाम सबसे कॉमन है, तो आपको एक और मोनोपोली मिलती है। वैसे तो कोई भी शेयर खरीद या बेच सकता है और इस हिसाब से टॉप के शेयर होल्डर बार बार बदल सकते हैं,
बट इन पेरेंट कंपनीज के टॉप इंस्टीट्यूशनल होल्डर में 2 कंपनी ऐसी है जो लगातार से कंसिस्टेंट है, और वो है वैनगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेशंस एंड ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशंस। फूड एंड बेवरेजेस के अलावा भी एक और ओनरशिप ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। अगर आप फैमिली वेकेशंस प्लान कर रहे हैं और आपको फ्लाइट और होटल प्राइसेस के बारे में जानने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आप skyscanner.com, booking.com, एयरबीएनबी या एक्सपीडिया ऐप को यूज़ करेंगे, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। और यह कंपनीज भी ब्लैक रॉक ही ओन करता है। केरोसिन जो प्लेन्स और एयरक्राफ्ट को फ्यूल करता है, वो भी उन्हीं की बहुत सारी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज में से ही आती है। स्टील जो प्लेन को बनाने में यूज होती है, वो भी उनके ही माइन से बनकर निकलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ब्लैक रॉक ओन बेयर जो दुनिया की सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसर भी है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और क्लोथिंग कंपनीज को भी ओन करता है। सोलर पैनल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मेजर ड्रग कंपनीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड लैब्स, और वो जगह जहां से आप शॉपिंग करते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, अमेजॉन, अली एक्सप्रेस, और बहुत सारी कंपनीज को ब्लैक रॉक ही ओन करता है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, पर्सनल केयर ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड, ये सब भी ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में एडेड हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई भी बड़ी कंपनी सर्च करेंगे तो ब्लैक रॉक टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लिस्ट में आपको जरूर दिखेगा। ब्लैक रॉक के इतने रीच की वजह से यह गवर्नमेंट की ब्रांच भी मानी जाती है। यह गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल रिजर्व को अगर पैसे की जरूरत होती है तो यह ब्लैक रॉक से ही फंड लेते हैं। और इनकी कंपनी में एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर ओनरशिप का, यानी कि जिस कंपनीज के स्टेक्स ये होल्ड करते हैं, वही सेम कंपनीज इनमें दोबारा इन्वेस्ट करती हैं। और कई लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या इनके लिए कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है, तो इसका जवाब ये इस तरह से देते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो बैंक्स के लिए होते हैं, लेकिन ये अपने आप को बैंक्स नहीं कंसीडर करते। ये अपने आप को शैडो बैंक कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बैंक एफडी करते हैं और हम नहीं। तो इसीलिए इनके लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इन्हें मॉनिटर कर सके। काम तो ये बड़े बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशन करते हैं, लेकिन तब भी ये अपने आप को बैंक नहीं कंसीडर करते। यूएस गवर्नमेंट, फेडरल रिजर्व जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक से इसीलिए हेल्प लेते हैं क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर एल्गोरिथम है, अलादीन नेटवर्क। वह उनके लिए एक सोने की खदान से कम नहीं है, क्योंकि अलादीन 5000 सुपर कंप्यूटर का एक रोबस्ट नेटवर्क है जिसके पास अनगिनत डेटा है अलग अलग कंपनी के लोगों के, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेंड चलते हैं, पैटर्न बनते हैं, वह उनको समझ पाता है और फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है उसको आसानी से प्रिडिक्ट कर पाता है, जिस वजह से ब्लैक रॉक इतनी अच्छी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाया है, वो भी इतने कम टाइम पे। और ओवर द टाइम ब्लैक रॉक के पास बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में एसेट आने लगे मैनेज करने के लिए। और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब ब्लैक रॉक के अलादीन नेटवर्क को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लेना चाह रही हैं, और इसीलिए ब्लैक रॉक के पास आज एसेट अंडर सर्विलेंस 21 ट्रिलियन से ज्यादा है, यानी कि उनके एल्गोरिथम के पास $21 ट्रिलियन के एसेट से ज्यादा की इंफॉर्मेशन पड़ी है, जिसका यूज ब्लैक रॉक फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को और बेटर करने के लिए कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि जब लैरी फिंक और ब्लैक रॉक इतनी बड़ी पावर को होल्ड करते हैं, तो आप सबने इनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं सुना, या बहुत कम ही न्यूज और मीडिया में पब्लिश होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद ही ऐसा चाहते हैं। अगर वो चाहें तो वह हर दिन फीचर हो सकते हैं। BlackRock currently owns 18% in Fox, 16% in CBS and 13% in Comcast, जो NBC, MSNBC और Sky का मालिक भी है। अगर यह कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो सबसे पहले उसे BlackRock से कंसीडर करना पड़ता है। Amazon, Google, Facebook, Twitter, यहाँ तक कि डिज्नी को भी BlackRock ही ओन करता है ना ये शॉकिंग बात? और अपने डाइवर्स पोर्टफोलियो की वजह से BlackRock दुनिया का 90% मीडिया ओन करता है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये जाहिर है कि वो आपको खुद ही नहीं बताना चाहते। BlackRock के करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है, और वो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में दुनिया पर उसका और ज़बरदस्त कंट्रोल हो। और अगर ऐसा होता है तो हमारा आने वाला फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट सेक्टर के पास गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर आ जाए तो समझ जाइए कि दुनिया का अंत नज़दीक है।